सबको नमस्ते। हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चल रहा था। इसको थोड़ा अटका देना था। पिछले दिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू किए थे जिसमें एक रेशियो पढ़ाए थे जीपी रेशियो। तो अब थोड़ा ध्यान इधर दो कि क्योंकि देखो इस बार ना जितना क्वेश्चन बने कर लेना, क्योंकि बच्चे कम आए वो लोग वीडियो देख के ही करेंगे। तो आपको जो डाउट्स हो धीरे धीरे चलेंगे ताकि उन लोग भी बाद में शिकायत ना करें कि हम लोग का हुआ नहीं। वो वीडियो से कर लेंगे शायद। वो आएगी मुन्ना, दीदी आएगी नहीं। चलो तो पिछले दिन जीपी रेशियो किए थे और जीपी रेशियो में हमने होमवर्क दिया था 79 तक कह रहे हैं आप। तो उसमें जो होमवर्क में डाउट्स हो पहले पिछले दिन के पार्ट से अगर कुछ पूछना हो तो पिछले दिन के पार्ट से अगर कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बताओ जरा, बोलो सम्स। अगर पिछले दिन के पार्ट से अगर आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। सब हो गया तुम्हारा? बन गया। डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है वो माइनस में आ गया है, यानी ओपनिंग ज्यादा था और क्लोजिंग कम है। ठीक है ना? नहीं, ओपनिंग कम था क्लोजिंग ज्यादा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कहाँ पे बताओ, कितने नंबर सम्स में है मेरे को दिखाओ। कह रही है सर 77 नंबर। आप सम्स देख लीजिए, एक मिनट देखते हैं। अच्छा हाँ, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब 10 है ना। हम लोग का चेंज इन इन्वेंट्री अभी जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट में पीएल स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं ना तो उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता। उनके लिखने का तरीका होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो नेट आ जाता है। तो यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10,000 का नेगेटिव आ गया। सीधा सीधा मतलब है ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, बस। और क्या हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री बहुत लोग समझते हैं कि भाई इन्वेंट्री का माइनस में कैसे फिगर आ गया। तो माइनस में ऐसे ही फिगर आ जाता है कि ओपनिंग मेरा कम होता है, कम था, और क्लोजिंग में ज्यादा हो गया तो इन्वेंट्री। और कौन सा हो गया सारा? तुम लोग नहीं बनाए हो? अच्छा, पूरा पूरा प्लेलिस्ट हम भेज दिए हैं। हम ना तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा तो एक दिन और छुट्टी ले लेना। एक दिन छुट्टी लेकर के, इसमें बहुत कठिन चैप्टर है नहीं, इसमें खाली खाली आप सबके रेशियो का कॉन्सेप्ट जानना है। और कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाते तो सवाल तो बस खाली जोड़ घटाव है और कुछ है नहीं, है ना। तो पिछले दिन जीपी रेशियो खत्म कर दें, और जीपी रेशियो इजी था, है ना। याद है एक चीज हम लोग ने कहा था कि अगर जीपी रेशियो हमेशा किस पे निकलता है? सेल पे। लेकिन कभी कभी वो कॉस्ट पे दिए रहते हैं तो कॉस्ट से हम सेल पे क्या करते हैं? शिफ्ट कर लेते हैं, बताए थे ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी ये चीज ध्यान रखा करो। जैसे छोटे छोटे बच्चे आपके सामने कभी कभी आते हैं और पूछते हैं अच्छा हम आपसे एक प्रश्न पूछें, तो आप बोलते हैं हाँ पूछिए। तो कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें जो छिपी हुई बात है वो आपके उस तरफ नजर नहीं जाएगा। तो अभी वो पूछते हैं कि राम अगर सीता है तो सीता क्या है बताइए। तो बोलेंगे ये क्या पूछा है। तो मतलब आप पहले सुने हैं तो बता देंगे ओ सीता कपड़ा सीता है, और क्या है, राम दर्जी है। तो ऐसा प्रश्न इसलिए बताया क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएगा। मतलब कहने का मतलब है जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो ये सोच के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी बात रखता है कि वो सोचता है कि आपका नजर उस पर नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, पेपर ऐसे ही बनता है हमेशा। 60-70 मार्क्स का क्वेश्चन तो सभी कर लें, इतना आसानी से पेपर बनाया जाता है। 70 से 80 तक थोड़ा मीडियोकर लोग जाते हैं, और 90-95 पाने वाले लोग थोड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। 95 और 98-99 वाले हो रहे उससे भी अच्छे हैं, तो मतलब उनकी बारीकी उतनी अच्छी बन जाती है। ठीक है ना। तो वैसे ही काम करना है आपको। क्वेश्चन जो भी आए, क्या आपके पास पर्याप्त तो समय होता है? आप उस क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, उस क्वेश्चन को थीम से समझिए बढ़िया से, उसके बाद में उसका आंसर करने का कोशिश क्या करिए। हड़बड़ हड़बड़ नहीं, हड़बड़ करेंगे तो लास्ट हो जाएंगे, ओहो इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो वही ध्यान जाना ही तो मेन बात है। तो जीपी रेशियो पढ़ चुके थे, हमने कहा था आज एक हम लोग एक रेशियो पढ़ेंगे। आज हम लोगों का नेक्स्ट रेशियो हम लोग का आएगा, दैट इज प्रॉफिट रेशियो में एक आया था, दूसरा रेशियो हमारा था ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, और अच्छे बहुत इजी है, घबराएंगे नहीं। ध्यान से सुनो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये दो रेशियो पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि कहा था कि इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम कुछ कुछ बात पूछते हैं, आप पहले अच्छे से समझिए उसको, फिर उसके बाद है। सबसे पहले ये बताओ कि कैश फ्लो पढ़ के आ गए हम लोग। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़े थे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है हमारे धंधे से जो होता है ना। हमने कहा था एक बात कि इन्वेस्टिंग, और कोई एक आइटम दिया आपको, और अगर उस आइटम में आपको ये कहता है कि भाई साहब
ये मेरा एक आइटम दिया, मान लो कुछ भी एक आइटम दिया, और वो इन्वेस्टिंग में नहीं आता है और फाइनेंसिंग में भी नहीं जाता है, तो कहाँ जाएगा वो? ऑपरेटिंग में। तो उसमें सोचना ही नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग का है कि नहीं है। तो ऐसे ही एक आइटम हम बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इसका कि ये कहाँ का है बताना, ठीक है ना? ऑपरेटिंग का है, फाइनेंसिंग का है, इन्वेस्टिंग का है, पहले इसको समझेंगे क्योंकि आपके दिमाग में पक्का रहेगा तो फिर रेशियो आराम से बताइए। कमीशन रिसीव्ड कहाँ जाएगा बताओ? कमीशन रिसीव जाएगा किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग। क्योंकि ऑपरेटिंग का नियम बताते समय आपको हमने ये बताया था कि जो धंधे का है वो तो जाना ही जाना है। उसके अलावा एक बात और ये बताई थी कि जो कहीं नहीं जाएगा वो भी ऑपरेटिंग में आएगा, रेसिडुअल आइटम भी ऑपरेटिंग में आता है, ठीक है ना? तो अब बताइए कमीशन रिसीव्ड कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। फाइनेंसिंग में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाता? क्योंकि फाइनेंसिंग में हम कैपिटल को बढ़ाना घटाना या उसके ऊपर के जो खर्चे होते हैं उसको लेते हैं। इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम कमीशन पाए, इन्वेस्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट का घटना बढ़ना और उसके अर्निंग जो होती है वो आ जाता है। तो बचा क्या चीज? ऑपरेटिंग। तो यानी ये ऑपरेटिंग धंधा है। अब एक बात और समझो, ये तो समझ में आ गया कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग इनकम है। अच्छा मान लीजिए एक चीज हमने ये बताया था कि ऐसे कल्पना कर रहे हैं, अभी मौसम लोग एक नया घर खरीदी है, ठीक है ना? तो वो लोग घर खरीदे, तो जिसका घर था वो लोग राशन का दुकान था इनका, ठीक है ना? उन लोगों का राशन का दुकान था, तो उन्होंने नीचे गोडाउन में ना घर में 3-4 बोरे, 3-4 क्या बोलते हैं उसको, बोरी, वो चावल या गेहूं रखा हुआ था, ठीक है ना? और मौसम ने उस पूरे घर को 50,000 में खरीद लिया। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल थे, छोटा घर है, 50,000 का खरीद लिया। और 50,000 को खरीदा तो उसमें क्या चीज है? बोरी चावल भी है, 3 बोरी चावल भी है, 3,000 रुपया है। तो अब बताओ, मेरा अगर हमसे पूछे कि घर का कीमत कितना है तो हम कैसे बताएंगे? हम कितना बताएंगे? 50,000 बताएंगे या उस 3 बोरी चावल का दाम 3,000 रुपया घटा के 47,000 बताएंगे? बताओ हमेशा, आप बताइए। इसको आप समझना थोड़ा सा। कभी हाँ, 50,000 बताएंगे। और मौसम तुम बताओ कितना पड़ा तुम्हारा घर? वो 50 का पड़ा कि 47 का पड़ा? अगर 47 का पड़ा तो क्यों, और 50 का पड़ा तो क्यों? ठीक है ना? बताइए, इस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। बताओ भाई रौनक। हम एक चीज याद रखना कि अभी हम कोई भी चीज खरीदते हैं और उसमें कोई चीज उसके साथ हमको मिल जाता है जिसको बेच करके हम पैसे कमा लेते हैं, उसको हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं, मतलब हमारा रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हमने 50,000 का घर तो खरीदा, यानी जिससे घर खरीदा उसको 50,000 दिया, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी चीज निकल गई जिसको बेच करके 3,000 रुपया मेरा मिल गया, तब तो हमारा घर का कीमत कितना पड़ा? 47,000 ही पड़ा। तो इसको रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। दो चीज ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस बात को, और थोड़ा समझो, बड़े क्लास में आप और अच्छे से समझेंगे इसको। मान लीजिए कि एक शेयर है और एक ना डिवेंचर है, और डिवेंचर में रितेश के पास एक डिवेंचर है जिसको इन्होंने 4 महीने तक रखा है, ठीक है ना? 4 महीने, जनवरी से नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई रखा है। 30 जुलाई को हमसे बात होती है, 31 जुलाई को रितेश से कि रितेश अपना ये डिवेंचर हमको दे दो। तो बोलता है कि ठीक है सर, मेरा डिवेंचर 10,000 रुपए का है, मेरा डिवेंचर 10,000 रुपए का है और इस पे 2 महीने बाद ब्याज मिलने वाला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो हमको 10,000 में देगा या उससे ज्यादा में देगा या उससे कम में देगा? तो ये तो बात है कि भाई आप उसके मेरे बीच बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, 10,000 रुपया तो आपका डिवेंचर डिवेंचर का दाम है और हम 4 महीना अपने पास रखे हैं, तो 4 महीने का इंटरेस्ट भी अर्न हो गया है ना? इंटरेस्ट क्या हो गया है? अर्न हो गया है। मान लो 4,000 है, तो उन्होंने कहा कि सर 14,000 रुपये आप दे दीजिए, तो हम लोग आपको क्या करते हैं कि आपको ये डिवेंचर दे देते हैं। तो हमने 14,000 रुपये दे दिया, इसको कहते हैं कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है हमने जो खरीदा है, डिवेंचर खरीदा है, एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? कोई भी एसेट मान लो, ये तो हमने एग्जाम्पल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से दिया कि डिवेंचर लिया, तो उसको कहते हैं कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें 4 महीने का ब्याज जुड़ा है और वो कह रहा है 4 महीना हम रखे हैं तो 4 महीने का ब्याज हमको मिलना चाहिए। आप तो 2 ही महीना रखेंगे, 6 महीने पे कंपनी ब्याज दे देगी, तो आपको तो 2 ही महीने का ब्याज मिलना चाहिए। अगर हम आपको 10,000 में बेच देते हैं तो आप ब्याज पाएंगे तो 6,000 का ब्याज मिल जाएगा, है ना? तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। तो हमने इनसे कहा ठीक है, हम 14,000 रुपए इनको दे दिए, तो मेरा डिवेंचर पड़ा कितने का? 14,000 रुपया। तो एक्चुअली 14,000 का नहीं है, वो डिवेंचर 10,000 का है। 4,000 तो हमने उनको ब्याज का दिया है क्योंकि उन्होंने 4 महीने ब्याज को अपने पास होल्ड किया था, हमारा पैसा फंसा नहीं था, हमने दे दिया।
2 महीने बाद जब कंपनी ब्याज देती है 6,000 रुपए हमको ब्याज देती है, तो 4,000 रुपए को हम क्या मानेंगे, 4,000 को मानेंगे रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, यानी यहां से हमारा कॉस्ट रियलाइज हो गया, ठीक है ना। तो मेरा डिवेंचर कितने का पड़ गया, 10,000 का। और 2 महीना का जो ब्याज होगा दैट इज इनकम, उसको हम इनकम मानेंगे। समझ में आ गया बात, समझ में आया। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट थी कल, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, एक्स्ट्रा कहाँ कॉस्ट लगा, इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा टाइप पे कॉस्ट है ना। हाँ वो आपके कॉस्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कॉस्ट आपका रियलाइज्ड हो जाएगा, एश्योर्ड है कि वो रियलाइज हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग अपने कॉस्ट में से घटा देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात लेके चर्चा चल रहे हैं, पता नहीं यहाँ कहाँ काम आएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं, सुनो। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका शादी वादी हो गया, बच्चे हैं, तो उसका शादी था अभी 4 साल पहले 2020 में 17 या 16 फरवरी को था, ठीक है ना। तो है, हाँ लॉकडाउन के जस्ट 2-4 दिन पहले ही हुआ था, क्योंकि हमको याद है इस तरह से कि हम मम्मी का तबीयत खराब था, तो हम डॉक्टर दिखाना था उसी दिन, और उसी दिन डॉक्टर के यहाँ जाना भी था, शादी में भी जाना था, क्योंकि बहुत करीबी स्टूडेंट थी, है ना। तो जैसे तुम सब लोग ऐसे ही, तो बहुत बहुत बच्चे, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो परिवार से आना जाना था। तो वो बोले कि मैं शादी, और जहाँ शादी था वहीं डॉक्टर के पास भी जाना दिखाने के लिए, मतलब पास पास में। तो एक बार हम मम्मी को लेके गए, डॉक्टर दिखाए, और डॉक्टर दिखा के घर छोड़ के फिर तैयार होकर उसी जगह पहुंचे। तो काकुरगाछी में, तो जिस जगह पे उसका शादी था वो एक हॉल है, तो जिसके साथ गए थे वो बोला इस हॉल का कहानी बहुत अजीब है। हमने क्या हुआ, बोले जिस आदमी ने इस हॉल को खरीदा था वो एक बंद दुकान था एकदम, और जिसका दुकान था उसके ग्रैंडफादर लोगों का दुकान था, ऐसा ही कुछ बता रहा था कि इस दुकान को उन्होंने जब बेचा तो दुकान खोला ही नहीं, मतलब बड़ी दुकान थी, उसको बाद में मैरिज हॉल बना दिया। तो बोला इतना बड़ा गोडाउन था कि जिसने खरीदा, बोला कि बंद बंद बोलो कितना सौदा करना है, और इतना गंदा धूला मिट्टी था कि उसके अंदर भरा हुआ था, लोहा हुआ कुछ भरा हुआ था। तो जिसने खरीदा उसने बुद्धि लगा के खरीद लिया कि भाई इतना पैसा हमको दे दो। और जब दुकान खोला तो उसके अंदर लोहा नहीं भरा था, वो पीतल भरा हुआ था। तो बाप रे बाप, कितनी कमाई हो गई सोच लो। तो उस आदमी का पूरा रियलाइजेशन कॉस्ट कितना निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से हम कभी भी कोई चीज निकालते हैं, ये कैश फ्लो में आगे आप पढ़ेंगे, ये अभी जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो कैश फ्लो में ये सब प्री पोस्ट इनकम पढ़ाया जाएगा, कि पहले का इनकम कितना है, बाद का इनकम क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। हमारा खाली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई किसी चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं, मान लो हमने किसी चीज की कॉस्ट निकाली, अपना मेरा इतना 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 लगा, और हमने कहीं से कमीशन रिसीव किया, मेरा क्वेश्चन ये है कि सीओजीएस में से कमीशन माइनस करेंगे कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या बोले, समझ में आया। हमने माल बनाया, माल बनाने के खर्चे को आप सीओजीएस बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है इसमें से हम कमीशन पाए हैं, तो ये जो कमीशन है इस कॉस्ट को कम करेगा कि नहीं करेगा, खाली ये बात है ना, कम कर देगा। हम ऐसे ही बोलते हैं, एक मशीन लेके आते हैं विदेश से, हमने एक मशीन खरीदी और उस पे ड्यूटीज लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, वो तो हमें रिफंड मिलने से रहा। लेकिन जब इन कराते हैं तो जीएसटी लगती है, कुछ टैक्स लगता है, तो उसमें जो टैक्स या जीएसटी हमारा रिफंड हो जाता है उसको हम मशीन के कॉस्ट में नहीं जोड़ते। बताए थे डेप्रिसिएशन पढ़ते समय, आप ये पढ़े थे कि अगर कोई टैक्स वगैरह हमारा रिफंड हो जा रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, देते समय दे तो देते हैं, लेकिन उसको कॉस्टिंग निकालते समय हम क्या करते हैं, उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि सीओजीएस अगर कोई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाला है, और हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटिंग इनकम है जैसे धंधे का इनकम है, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो नेट सीओजीएस पाएंगे। बात समझ में आ गया अभी? पकड़ में आ गया। अच्छा, और ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग का कुछ खर्चा भी होता है। ऑपरेटिंग का खर्चा मतलब धंधे का खर्चा, तो ऑपरेटिंग के खर्चे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ऑपरेटिंग का खर्चा जो जो होता है, तो अभी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग रेशियो ये निकालने का देना, अब हम ऑपरेटिंग रेशियो पे आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पे मिला डिटेल्स लिखा हुआ है, आगे आप पढ़िए। ऑपरेटिंग रेशियो के सामने हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए उसको। 2 नंबर ऑप्शन मिला। शुरू करें। तो ऑपरेटिंग रेशियो में कह रहे हैं दिस रेशियो मेजर्स, ये रेशियो माप करता है किस चीज का, द प्रोपोर्शनेट ऑफ एंटरप्राइजेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने कितने का माल सेल किया है और उतने में आपका माल कितने में बना है, विथ इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग खर्चा। अभी ऊपर हम लोग सीओजीएस से मेजर करके आए थे कुछ कुछ चीज। भाई एक्टिविटी रेशियो के लिए आपको याद है, कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे, इस बात को पक्का करके चलना। हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो में हम क्या करते हैं कि मेरा कितने का माल बना और ऑपरेटिंग खर्चे कितने हुए। एक एग्जांपल से आप समझेंगे। यहाँ पे ये समझो, हम लोग ये बनाते हैं ट्रेडिंग और ये बनाते हैं पीएल, है ना। तो पीएल में भाई साहब हमने बहुत सारे खर्चे लिखते हैं,
बहुत सारे खर्चे लिखते हैं, बहुत सारे इनकम लिखते हैं, है ना। और फिर मेरा बाद में आ जाता है नेट प्रॉफिट, यही होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि जितना आपका जीपी, यहाँ पे जीपी निकल जाता है, यहां से हम सीओजीएस निकाल लेते हैं। सीओजीएस निकाल लिया, मैन्युफैक्चरिंग से सीओजीएस निकल गया, और इसमें जो जो ऑपरेटिंग के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग के खर्चे हैं उसको इनमें जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पूरा मतलब ऑपरेटिंग इसी को बोल रहे हैं ये। बैठो फटाफट से। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका माल कितने का बना और उसमें ऑपरेटिंग खर्चा कितना है, इसका कंपैरिजन हम सेल से करेंगे। यानी एक चीज आपको समझ में आ रही है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, इन दोनों को जोड़ के आपका सेल, इतने रुपए का सेल है तो आपका इतने का क्या चीज है, ऑपरेटिंग खर्चा है। मतलब माल बनने का और ऑपरेटिंग खर्चा इतना है। आप उस सेल में से कितना परसेंट कवर कर पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हमने एक माल बेचा है 100 रुपए का, और मेरा बनने और ऑपरेटिंग खर्चा ही 70 रुपए का है, तो इसका मतलब है कि हम 7:1 के रेशियो, 7:10 के रेशियो में चल रहे हैं। 10 रुपए का सेल हो रहा है तो 7 रुपए तो मेरा खर्चा खर्चा है, तुम्हारा प्रॉफिट तो बहुत कम आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करने में ये चीज आपके काम देगी। तो एक तरह का प्रॉफिट आप जीपी पढ़ के आए, जीपी से सेल को कंपेयर कर दिए थे। यहाँ पे एक तरह का प्रॉफिट और दिखा रहा है, प्रॉफिट नहीं बोल सकते इसको, ऑपरेटिंग बोलते हैं ये लोग। ऑपरेटिंग हम कुछ देर के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं, चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खाली ये बात हो जाएगी। ये पूरा जो खर्चा हो रहा है सीओजीएस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका कंपैरिजन हम कितना दूर तक अपने सेल से इसको कवर कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम हर चीज देखेंगे ना भाई, हमारा अगर 10 रुपए का सेल हुआ है तो हमारी प्रॉफिट कितने की हुई, हमारा खर्चा कितने का हुआ। याद आ रहा है हमने जब सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा था, तो उसमें क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि मेरे पास इतने का एसेट है तो इतना बाहर वालों का पैसा है, इतना अंदर वालों का पैसा है, ऐसा कवर कर रहे थे। बिल्कुल वही चीज है कि अगर हमने 100 रुपए का इस साल में सेल मारा है और हमारा बनाने का और चलाने का खर्चा ही 70 रुपए है, तो ये तो प्रॉफिट हमारा 70% तो हमारा ऐसे ही चला जा रहा है। तो ये रेशियो आप अपने बुद्धि से सोच के बताना, ये रेशियो आपका बड़ा होना अच्छा है या छोटा होना अच्छा है। जितना छोटा हो जाएगा उतना अच्छा है। अगर हम इसको ये बता दें कि हमने 3 रुपए का सेल, 3 रुपए का मेरा खर्चा है और हम 10 रुपए का सेल मार रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो ये ना अपने कॉमन सेंस से लगाना कि क्या क्या कह रहे हैं, ये बढ़िया से समझना बात को कि वहां पे क्या लगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब ध्यान से सुनो। अब हम फॉर्मूला पे समझा दें, ये समझ में आया आपको कि क्या चीज है ज्यादा, नहीं समझे बात को, क्या बोल रहे हो, महंगा हम नहीं समझ पा रहे। हाँ ये वाला ना, तो मेरा तो काम ही धंधा किसको बोलते हैं। एक बार ऋषि दयानंद से ये पूछा ही गया था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, ऋषि दयानंद से पूछा गया था कि आप इतने बड़े विद्वान, अच्छा बताइए बिजनेस के बारे में आप क्या जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, शास्त्र तो इतने पढ़े आपने, बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं। तो ऋषि दयानंद जवाब दिए, बोले बिजनेस के बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं है, खाली इतना जानते हैं कि सस्ते में खरीदा जाता है, महंगे में बेचा जाता है। यही है हमारा तो धंधा ही पूरा यही है ना। आदमी अपने धंधे को बताता क्यों नहीं है, सिक्रेसी नहीं बताते। यही बिजनेस में पहले ही बिजनेस स्टडी में आप पढ़ के आए हैं कि सिक्रेसी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम कितने सस्ता में खरीद ले और कितना महंगा में बेच ले, यही तो बात है। तो तुमको तकलीफ है कि 3 रुपए बना के 10 रुपए में बेच दिए, इस तकलीफ लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही महंगा बेच रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तुमको तो बताया कि भाई हमारे पास जो चीजें आप खरीदते हैं वो लगभग 10 गुना प्राइस में रहता है। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, लगेगा कि भाई वर्थ इट नहीं, हम कोई भी चीज खरीदे, 1000 रुपए का शर्ट खरीद के लाते ही बनता 100 रुपए में, तो हम क्यों ही ज्यादा 700-800 दे के चले आते हैं। तो भाई इतने लोग हैं आपके बीच में, प्रोड्यूसर से लेकर, अभी आप पढ़ेंगे आगे कि क्यों दाम बढ़ जाता है। अब इनको लग रहा है, देखो ये चर्चा छेड़ी है तो हम बता ही देते हैं। इधर घुमाओ जरा से मेरे पास, हम इस बात को थोड़ा सा रोक लेना थोड़ा देर। तो ये कह रहे हैं कि सर ये ऑपरेटिंग, आप 3 रुपए का चीज बना रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है पब्लिक के साथ में, आप ज्यादा इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। तो एक्चुअली जब आप धंधा करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये नाइंसाफी नहीं है। अब देखो कैसे होता है। मान लीजिए कि एक चीज समझो, मेरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली सोचो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम हैं और क्या चीज बनाओगे, बोलो जो चीज बोलो। अच्छा तुमको आसपास देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब ये अच्छी चीज है, आप ऐसे प्रश्न किया करिए, हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम विषय के साथ जुड़ के बातचीत करते हैं। अगर नहीं जुड़ोगे तो फिर ये बात दोबारा हो भी नहीं पाती और जिंदगी पार हो जाता है। आपके घर के आसपास आप देखेंगे, गौर करेंगे पिछले 2-3 साल या 4 सालों में कि आई चेकअप कैंप बहुत लगता है।
कि भाई हम फ्री में आई चेकअप कैंप करा रहे हैं, फ्री आई चेकअप कैंप लगा रहे हैं। लगा है मौसम तुम्हारे आसपास घर कभी? तुम तो घर से निकलते नहीं, तुमको क्या पता है, तुम तो खाली घर में नीचे ऊपर करती रहती है, पानी भर देती है फ्रिज में, उसी में काम हो जाता है। तो आई चेकअप कैंप क्लब वाले खूब लगाते हैं। एक्चुअली इसमें आई चेकअप कैंप में फायदा किसका है, क्योंकि ये तो पता है कि भाई यहाँ पे कौवा बिरयानी खिला के किडनी निकालने वाले लोग हैं, तो फ्री चेकअप क्यों करा रहे हैं। एक्चुअली में जो क्लब वाले कराते हैं, तो क्लब वाले किसी कंपनी से या किसी डॉक्टर से करते हैं। बिग बॉस में कौन लोग जा रहे हैं? जिनको कोई काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो लोग बिग बॉस जा रहे हैं, जाके जीत जाए, 1 करोड़ रुपया पा जाए। तो डॉक्टर हो या कोई चश्मा बनाने वाली कंपनी है, वो क्लब वालों से अप्रोच करते हैं कि हम आपके यहाँ पे एक आई चेकअप कैंप लगाएंगे। तो आई चेकअप कैंप लगाएंगे तो भाई जानते ही हो कि आंख जैसा भगवान बना के भेजता है, हम तो वैसा बचा नहीं पाते, उसमें मार टीवी मत देख देख के सीधी का तेरा 24 घंटा में स्क्रीन टाइम 22 घंटा आ रहा है ना। यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेके घुस जा रहे हैं लोग फोन। तो आंख तो खराब होना ही है, तो वहां देखते हैं तो लोग चश्मा बताते हैं। और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे नए उम्र के बच्चे, 10वीं 11वीं के बच्चे है ना, तो चश्मा लगाना उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हमको चश्मा लग जाए ना, मजा आएगा। तो वो शौक रहता है। कुछ कुछ लोग तो रहते हैं, इसके एक फ्रेंड है इसके फ्रेंड है, वहां पढ़ने आते ग्रीश पार्क में। हम बोले तुम चश्मा लगाते अच्छा लगता है तुम्हारा? बोली सर ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐसा ही है। तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन लगाओ। तो वो चश्मा अगर बेच लेंगे ना, तो चश्मा में है क्या, एक तीली इधर है, एक फ्रेम है, और एक एक को जितना भी तरह का वो डिजाइन वजाइन बना लेते हैं, एक एक चश्मे के फ्रेम को वो 2-2 हजार 3-3 हजार में बेच लेते हैं। नॉर्मल सा भी जो चश्मा का फ्रेम बेचते हैं, वो 400 300 500 का बेचते हैं। लागत कितनी है? 25 से 30 रुपए। तो वो क्लब वालों को कुछ पैसा दे देते हैं, या आपके क्लब में हम कैंप लगा रहे हैं उनको दे देते हैं। और वहां उनका मेन उद्देश्य आंख चेकअप करना नहीं होता, वहां उनका उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा चश्मा बेच देना। चश्मा लेके भी जाते हैं, माप लेते, बोलते हैं चश्मा बनवाएंगे तो हम आपको भिजवा देंगे, 1 हफ्ते में इसी क्लब में आपको मिल जाएगा। तो लोग बनवा लेते हैं। अगर भाई 200 लोग आंख चेकअप कराए, उसमें 50 लोग भी चश्मा बनवा लिए ना, तो खुश हैं कि 50 चश्मा तो बिका हमारा एक जगह कैंप लगा करके। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। अब देखो एक चीज समझाना चाह रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, उस बात को समझा। मान लीजिए कि हमने एक फैक्ट्री सेटअप किया, और हमारा क्या चीज का फैक्ट्री बनता है, बताओ भाई क्या चीज का फैक्ट्री बनता है? मान लेते हैं ये हाँ, क्या चीज का? कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर छोड़ दो, कुछ ऐसे, चलो कैलकुलेटर ही ले लो, हम तो अब कुछ और उदाहरण देते हैं। मौसम का फेवरेट हुडी, तो मान लो हुडी बनाने का है। तो हुडी बिकेगा कब, किस टाइम में बिकता है? ये अभी के टाइम में बिकेगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों के कलकत्ता में तो देर से ठंड पड़ती है, बाकी जगह पे तो अक्टूबर में ठंड आ ही जाती है। तो अक्टूबर में अगर उन्हें हुडी बेचना है, तो उनको बनाने की तैयारी कहाँ से करनी पड़ेगी? वो फरवरी मार्च में शुरू कर देते हैं, मार्च अप्रैल से शुरू कर देंगे। वेरी मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में वो बनाना शुरू करते हैं। तो उसका रॉ मटेरियल अप्रैल में खरीदा, हम वहीं से बता रहे हैं एकदम शुरुआत से। तो ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि उन्होंने अप्रैल में माल खरीदा, कच्चा माल, तो कच्चा माल क्या फ्री में आएगा? फ्री में तो आएगा नहीं, पैसे लगे। तो अप्रैल में माल खरीदा, माल खरीदने के बाद में उसको पैसा फंसा वहां पे। अब सोचो पहली बार पैसा कहाँ फंसा? मार्च में। अब मार्च में पैसा फंस गया, अब उसके बाद में उन्होंने फैक्ट्री में डाली, तो फैक्ट्री का भाड़ा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, तो मान के चलोगे जुलाई तक, मान लो जुलाई एंड या अगस्त 15 तक तो उन लोगों का माल बन के रेडी हो जाता है। अब उसको इतना जो माल फंस रहा है, उसमें लेबर का खर्चा दे रहे हैं, फैक्ट्री का खर्चा दे रहे हैं, ये कहीं से रियलाइज तो हो नहीं रहा है, ये सारे पैसे फंस रहे हैं उनको। तो ये फंसते 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 क्या हुआ कि एक साइकिल का बात बता रहे खाली। अब वो फंसते फंसते अगस्त अगस्त में हुआ, फिर इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोजा, कहाँ कहाँ भेजना है, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारा कहानी कहाँ तक फंस गया? सितंबर तक। और अक्टूबर या सितंबर 15 के बाद से बिकना शुरू हुआ, तो रियलाइज हुआ। अब रियलाइज होता है तो ये उधारी भी दे रहे होंगे, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को उधारी भी दे रहे होंगे। तो अक्टूबर में ये बिक गया, मान लो जितना बिकना बिकना है वो अक्टूबर तक बिक जाता है, क्योंकि नवंबर में बहुत रेयर लोग खरीदेंगे, क्योंकि जिनको पहनना है वो खरीद ले। अक्टूबर में नवंबर में बहुत कम लोग खरीदेंगे, क्योंकि ठंड आ गई है, अब तो थोड़े ना खरीदेंगे, खरीदेंगे बहुत कम, मतलब सेल खत्म होने की तरफ आ गया। दिसंबर में तो कोई खरीदेगा ही नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत कम, रेयर, एकदम ना के बराबर। मेरा कहानी क्या है कि हम अप्रैल से शुरू किए थे, और अक्टूबर एंड तक में अगर हम मान लें कि हम बेच दिए पूरा, तो पैसा रियलाइज होते 1 महीना का कम से कम आप एक क्रेडिट पीरियड दोगे, तो नवंबर में आपका पैसा क्लियर हो गया। इतना दूर का बड़ा पीरियड मान रहे भाई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने पैसे फंसे रहे, इसका ब्याज कौन भरेगा? दादाजी भरेंगे। अगर हम 3 रुपए का चीज बना करके 7 रुपए में बेच दें, हम बहुत ईमानदार डॉक्टर हैं, पता चला घर की रोटी बिक जाएगी, चलेगा ही नहीं।
तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, पिछले दिन भी बताया था कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होती है प्रोडक्ट का दाम उतना कम हो जाएगा। और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा बनाया तो भाई ये वो पैसे कहाँ से वसूलेंगे? वो जो फैक्ट्री में बना रहे हैं वो भी तो पैसा वसूलेंगे ना। कहाँ से वसूलेंगे भाई? वो कहेंगे आप ही से लेंगे हम। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, अब जैसे वॉशिंग मशीन ये सब बन रहे हैं, इनका ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा 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 है ना। गाड़ी बनानी है, गाड़ी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या साल भर में छह राउंड गाड़ी बन जाएगा? नहीं, वो 2 या 3 बार बनता है पूरा। और उसमें देखो, इसलिए कभी कभी बुकिंग लगती है। अब गाड़ी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ जाती, अच्छी आ जाती है तो उसकी बुकिंग लगती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो गाड़ी वाड़ी बना रही हैं, एसी बना रही, गाड़ी बना रही हैं, तो उनमें कॉस्टिंग तो उनकी कम आती है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि उनका कॉस्ट का रियलाइजेशन, ब्याज व्याज का खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। एक पैसा अगर ऐसा मान लो उनका खुद का भी पैसा है तो भी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाजार में एक पैसे की कीमत है ना। अगर उस पैसे का कीमत हम वसूल नहीं पा रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आप तो पढ़े हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर कोई पैसा हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे हैं बचा रहे हैं, हम इसका नुकसान कर रहे हैं उससे, अगर कुछ कमा नहीं रहे हैं तो। शहर में आपके पास में एक कमरा है, वो कमरा खाली पड़ा है, जैसे मेरा ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, तो वो कुछ लाभ नहीं दे रहा है तो नुकसान हो रहा है ना। अगर ऊपर वाले कमरे को हम अगर बनवा के किराए पे दे दे तो वहां से 10,000 रुपये महीना का आएगा ना, तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका डिपेंड करता है कि आपका प्राइस कैसा सेट होगा। अब ये 3 रुपए का चीज अगर हम 12 रुपए 15 रुपए में बेचें तो भी दिक्कत नहीं है। फूल बागान मार्केट है ना, फूल बागान मार्केट में कुछ लोगों के पास में कुछ रेयर स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कहीं नहीं मिलते जनरली, तो जिनके पास रखे हैं वो 5 साल 6 साल से रखे हैं। कितना खरीद के रखे हैं? 2,000 रुपए का। कोई अगर खरीदने आ जाएगा तो 2,000 में बेच देंगे। वो क्यों नहीं बेचेंगे 2,000 में? क्योंकि इतना बड़ा काल से वो अपने पैसे को फंसा के रखा है तो वो ज्यादा पैसा लेते हैं। आई तो आपका आंसर मिल गया होगा। तो प्रश्न यहाँ बन रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? हमको भटका देते हो तुम हम, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं। मौसम बोली कितना पकाते हैं आप। तो मौसम ये सब तुम जब बिजनेस करोगी, ऑपरेटिंग वगैरह में जाओगी, तो हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पढ़ती हो तो ये तुमको बताना पड़ेगा, अपने उसको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई अपना ऑपरेटिंग साइकिल छोटा करो, और नहीं तो आप नुकसान खा जाओगे। तो इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा धंधा में ऐसा करना कि ऑपरेटिंग साइकिल हम जितना छोटा कर सकें, सेल प्रमोट कर सके, क्योंकि शुरुआत में जो कमा लिया वैसा फंसा के मुश्किल हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? हमने बताया सीओजीएस। क्या बताया? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, आपका सेल जो है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक चीज यहां समझो, इस सीओजीएस को हमने एक बात कही है कि सीओजीएस का मतलब क्या था? नेट ऑफ सीओजीएस। मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो ग्रॉस सीओजीएस है, समझना बात को, एग्जाम में ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ग्रॉस सीओजीएस जो है, इसमें से ऑपरेटिंग कोई इनकम है, जैसे आप एक एग्जांपल दिया, ऑपरेटिंग इनकम है तो वो माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे अभी बताया ना, कमीशन वगैरह आ जाएगा। तो मेरा जितने का माल बना है और उसमें से कोई ऑपरेटिंग इनकम है वो माइनस कर देंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, फिर नेट आरएफओ से हम तुलना करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बना बताइए? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, याद रहेगा? बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। बहुत लोग पूछते हैं सर ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग खर्चा में से कट जाएगा, इसलिए आपका माल बनने का और ऑपरेटिंग खर्चा जो होता है उसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? सेल के साथ। ठीक है, बात पकड़ में आई है? बोलो मुन्ना, पूछना है कुछ? मौसम पूछना है कुछ? तो बड़ा विचित्र टाइप का मुंह बना रही है। समझ में आया कि नहीं? सिद्दीका तुमको समझ में आया है? तो अब इस तरफ ध्यान दे, देखिए अब सुनो, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो दिस रेशियो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरा सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना कवर कर ले रहा है मेरा सेल, इस बात का कंपैरिजन यहाँ पता चलेगा। और इससे पता चलेगा कंपनी कितनी प्रॉफिट करती है। ये रेशियो जितना छोटा आएगा प्रॉफिट का पार्ट उतना बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट का पार्ट उतना बड़ा आ जाएगा। इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला इन्होंने वही लिखा है जो हमने लिखा है, इसको परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए इंटू 100 भी कर देना है। मतलब ये फॉर्मूला के साथ इंटू 100 कर दोगे तो ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। आगे सुनो, अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको मान रहे हैं? कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप निकाल चुके हैं पहले भी बहुत सारे सवाल में।
ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज वेजेस जो भी रहेगा माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और एक तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये सीखे हो ना पहले से, तो सीओजीएस निकालने का तरीका सीखे ही हो। अच्छा, उसके बाद करें कि ऑपरेटिंग खर्चे में आप कौन कौन सा खर्चा मान रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग खर्चे में क्या क्या खर्चा। ऑपरेटिंग खर्चा मतलब धंधे का खर्चा, जो धंधा जिसको चलाना ही है। आपका धंधा चले या ना चले, ये सब तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं, कैश फ्लो पढ़ चुके हैं तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? जो हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब चीजें, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये तो आपको देना ही देना है, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, तो डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन वहां हम घटाते थे ना, पीएल में जोड़ देते थे ना। कारण क्यों जोड़ते थे? वो नॉन कैश होता था, है तो धंधे का ही लेकिन नॉन कैश है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे? ऑफिस और एडमिन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्काउंट का खर्चा, बैड डेट, और शॉर्ट टर्म लोन पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हम लोग मानते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन अलग है थोड़ा, और आपका कैश फ्लो का डेफिनेशन अलग है, उसको आप मान के चलेगा। पीछे एक नीचे हमने कुछ नोट लिखा है, नोट नंबर 1 और 2। क्या लिख रहे हैं? नोट नंबर 1 में लिख रहे हैं डेप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जनरली वहां पे क्या मानते थे इसको, कि हम लोग इन्वेस्टिंग में घटा लेते थे इसलिए वहां जोड़ लेते थे। ये कह रहे नहीं, यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन का खर्चा और एमोर्टाइजेशन के खर्चे को आप मान के चलेगा ये ऑपरेटिंग का ही है, मतलब वहां पे जुड़ जाएगा। और स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के साथ में हम सारा चीज लिख देते हैं कि भाई इतना का मेरा पैकिंग मटेरियल बचा है, इतने का मेरा लूज टूल्स बचा है, इतना का स्पेयर पार्ट्स बचा है। लेकिन जब रेशियो की बात हो रही है रेशियो की बात हो रही है, तब तो हम इन्वेंट्री का मतलब शुद्ध इन्वेंट्री मानते हैं। शुद्ध इन्वेंट्री मतलब धंधे का स्टॉक मानते हैं। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, ये पहले भी कई बार कह चुके हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से दोबारा कहा है। तो ठीक है, आगे बढ़े। तो आप बताइए थोड़ा सा, भाई साहब क्या नाम है, आदित्य, ये बताओ ऑपरेटिंग, उसको रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। आप ये बताओ कि ऑपरेटिंग खर्चे में क्या क्या मान रहे हैं, बिना देखे बताओ, जो याद आ रहा है एक दो बताओ, क्या क्या मान रहे हैं। हाँ, ऑपरेटिंग खर्चा क्या क्या मान रहे हैं आराम से सुनो, ये रेशियो समझ गए तो बस आप चैप्टर खत्म की तरफ है, ज्यादा हम खींच रहे हैं, खाली जबरदस्ती का पकाऊ कर रहे हैं। बोलो, डेप्रीशिएशन पहले वही बताया, और आगे क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो यहाँ लिखा नहीं है, आप क्यों जोड़ रहे हैं जबरदस्ती का बात। तो यहाँ पे एडमिन का खर्चा जो मान रहे हैं, जैसे इस साल का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चे में क्या क्या मान रहे हैं, यहाँ नीचे लिस्ट बताया ना अभी आपको। एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये जितनी भी चीजें उन्होंने बताई, इसको आप करते करते अभी याद में आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद है, हम लोग जब शुरू किए थे चैप्टर रेशियो, तो उसमें इन्होंने कहा था कि रेशियो 3 टाइप का होता है। एक रेशियो ऐसा होता है जिसका सारा इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट से लेते हैं, उसको बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। एक रेशियो ऐसा होता है जिसमें हम थोड़ा सा पीएल से लेते हैं और थोड़ा बैलेंस शीट, को मिक्स्ड कहते हैं, या कंपाउंड या कंपोजिट रेशियो बोलते हैं। और एक बोला था कि सारा इंफॉर्मेशन हम पीएल से ले लेते हैं, उसको पीएल रेशियो बोलते हैं। इस सवाल में हम कहाँ कहाँ से सामान ले रहे हैं, ये देखो, ये मेरा कहाँ का है, पीएल का है, ये भी पीएल का है, वो भी सब पीएल से ही लिया है, तो ये कौन सा रेशियो कहलाएगा? पीएल रेशियो कहलाएगा। तो एग्जाम में अगर पूछे कि कौन सा रेशियो का है, तो वहां अपना रट्टा नहीं लगाना है, वहां देख लेना कि कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ से लिया गया है, उस हिसाब से आंसर करना। तो ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसका कुछ बात करें। इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये आपको नोट करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऐसा एक्सपेंसेस जो धंधा से रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, अगर कोई हमने एसेट को बेचा है और उसमें लॉस खा गए तो ये धंधे का लॉस नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस फ्रॉम द फायर, इनकम टैक्स, चैरिटीज एंड डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म धंधा के लिए अगर हमने कोई लोन वोन लिया उस पे ब्याज नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म का ब्याज जो होता है वो हम उसमें ही जोड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। इस समय याद रखना कि क्या क्या चीज लेना है और क्या क्या चीज नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास पीएल के आइटम आएंगे।
पीएल के आइटम में क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है ये आपके पक्का होना चाहिए एकदम कि ये ऑपरेटिंग का है और ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग में इन्होंने क्या गिनाया, इन्होंने गिनाया है कि फिक्स एसेट पे अगर कोई लॉस होता है, आग लग जाती है, लंबे समय के लिए आपने कोई लोन लिया है उसका ब्याज भर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं, फाइनेंसिंग का खर्चा है। टैक्स भरते हैं आप, इनकम टैक्स भर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, कोई ब्याज व्याज भर रहे हैं, तो इसको आप नॉन में मानेंगे। ट्राई करने के लिए कुछ दिया है तो क्या बोलते हैं, आइटम ऐसे ट्राई करने के लिए देते हैं। फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ। तो माल बनने के खर्चे में उसको जोड़ोगे वो तो एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा, तो उसमें जोड़ लेना ना, वो तो एडवर्टीजमेंट में होगा ना। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जोड़ लोगे। आगे बढ़े। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे ब्याज व्याज पा गए हैं कहीं से, डिविडेंड पा गए हैं, तो उसको भी इसमें इग्नोर करना है। प्रॉफिट ऑन सेल हो गया है आपका, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो इग्नोर्ड। लेकिन एक चीज बताया है कि ऑपरेटिंग इनकम अगर कुछ हुआ है तो उसको आप घटा देंगे। ऑपरेटिंग इनकम का एक एग्जांपल, और शायद एक ही आएगा भी इनके पास, कमीशन पाए हैं, कमीशन अगर रिसीव पाए हैं, ऐसा कुछ आएगा तो देख लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, महत्व तो समझा ही दिया आपको। क्या महत्व बताया कि इससे ये पता चलता है कि मेरा जो माल बनने का और ऑपरेटिंग खर्चा है उसको सेल कितनी दूर तक कवर कर ले रहा है। सेल जो सेल प्राइस आ रहा है वो हमारे माल बनने के और ऑपरेटिंग खर्चे को कितनी दूर तक कवर कर ले रहा है, एब्जॉर्प्शन कितनी हो जा रही है। हम ना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वर्ड बताते हैं, कॉस्ट में आता है ये सब वर्ड कि एब्जॉर्प्शन, जैसे एक कॉस्ट हमने निकाला 50,000 रुपए कॉस्ट है, तो कॉस्ट कहाँ कहाँ कितना, किस किस रॉ मटेरियल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर उसके बाद में फैक्ट्री में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन आप पढ़ते हैं, जिन्होंने कॉस्ट पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि वहां पे एब्जॉर्प्शन वर्ड बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है? होता है ना। चलो, ऑपरेटिंग रेशियो मेजर्ड द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ऑपरेटिंग रेशियो आपका मेजरमेंट करता है एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये पता चलता है कि कितने एफिशिएंट है, कितना प्रॉफिट आप कर लेंगे। The ratio indicates the extent of revenue from operation that is absorbed by the cost of revenue from operation and operating expenses. ठीक है, और lower the ratio better it is। जितना छोटा रेशियो होगा उतना अच्छा है। ठीक है, because it will leave higher margin of profit revenue। अगर छोटा रेशियो आपका निकला इसका मतलब आपके पास सेल के पास मार्जिन बच रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रही है, और इस तरह से आप इसमें बाहुबली बन जाएंगे ज्यादा जीत के। तो आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं, फिर इसके बाद में दूसरा रेशियो आते हैं। तो सवाल में कहां तक कर लिए थे, 76 76 किए थे ना। 76 में एक जगह कहीं ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोला था, 79 तक होमवर्क था शायद, और हमने कहा था कि ऑपरेटिंग रेशियो छोड़ करके आप बाकी बना लेंगे। तो चलिए आज मेरे को सहायता करो और हम देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो हम निकाल पाते हैं कि नहीं। चले जी। तो आदित्य जी 1 मिनट के लिए इसको रोक दीजिए, थोड़ा हम इसको साफ। क्वेश्चन नंबर 79 का देखो, दिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसे दिखा सेल्स। वेरी गुड, अच्छा बात है बच्चा, तुम भी पढ़ रही हो। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 रुपए का है, और माल बना कितने का है हमारे पास में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 1,20,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे पास 80,000 का है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा 40,000 का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेलिंग एक्सपेंसेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या निकालना है, सीधा सीधा आपको रेशियो निकाल के दिखाना है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, आप निकाल, कॉस्ट तो दिया ही हुआ है। हाँ चलो, 79 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का, जीपी भी निकालने को कहा था और ऑपरेटिंग भी निकालने को कहा था। तो जीपी आप निकाल ही चुके हैं। ऑपरेटिंग का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सीओजीएस। सीओजीएस कितना दिया हुआ है, रेशियो लिखते हैं हम, सीधा सीधा ऑपरेटिंग रेशियो लिख रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई क्या होता है, सेल, आरएफओ, नेट आरएफओ, ठीक है, और इनटू 100। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी याद रखना, आप जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे हो ना, ये हमेशा परसेंटेज में निकालना, क्योंकि परसेंटेज में पता चलता है तो हमको अच्छा लगता है। सारा प्रॉफिटेबिलिटी में सारा रेशियो परसेंटेज में। तो ये कितना हो गया, सीओजीएस कितने का दिया हुआ है, माल कितने का बना है, 1,20 का, 1,20,000 का मेरा माल बना है। ऑपरेटिंग खर्चे में क्या क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा जागरूक रहना कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। 80,000 का खर्चा और 40,000 का खर्चा, ये दोनों ही लेने लायक था। और सेल कितने का दिया भाई,
3,40,000 का, तो यहाँ पे इंटू 100 कर दें, ऊपर 240 आ रहा है, 240 बाई 340 कितना आ जाएगा मौसम बताओ? 340 इंटू 100 यानी कि 70। बाप रे बाप, ये तो लुटा देगा, नहीं चलेगा, ये सब धंधा बेकार है। 70% आपका खर्चा ही लग जाता है और 30% में अभी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे सारे बचे ही हुए हैं, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे करा दिए तब तो बेकार हो जाएगा। तो आंसर आ गया 70.59%। ठीक है, आगे पढ़े। इधर दिखाना जरा, 80 नंबर क्वेश्चन आपके मिला, सबके बाद वाला पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं ऑपरेटिंग में आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऑपरेटिंग में जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया? जो धंधे से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने गिनाया ना लिस्ट, क्या क्या बताया नॉन ऑपरेटिंग में, कि अगर कोई एसेट का खरीदने बेचने पे लॉस होता है, लॉस हो जाता है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स भर देते हैं, चैरिटी भर देते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं वो नॉन ऑपरेटिंग आएंगी। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ रहे हैं, और देखो क्या लिख रहा है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल दे दिया 12 लाख का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख का, यानी कैश भी मिल जाएगा आपको, क्रेडिट का क्या है मतलब हमको नहीं पता। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 3 लाख का, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 40,000 का, लॉस बाई फायर दिया हुआ है 20,000 का। तो अब इसका आप बना लेंगे, चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं मेरे साथ में 80 नंबर। तो हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो में निकालना है मेरे पास में ऑपरेटिंग रेशियो में हमें सीओजीएस निकालना है पहले, और फिर उसके बाद में हमें नेट सेल निकालना है। तो पहले सीओजीएस निकालते हैं बेटा इसको। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 80 बना रहे हैं, क्लास में रिवीजन थोड़ा करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आप सबसे पहले निकालिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आएगा भाई बताओ मेरे को? लिखा इन्होंने कैसे भाई? अच्छा, आप तीसरी बुद्धि लगा दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है कि सर आरएफओ दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, और उसमें से जीपी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, हटा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सर 12 लाख और 3 लाख दिया हुआ है, तो भाई ये छोटा होगा तो दिख लेना, थोड़ा बड़ा कर लेना। 12 लाख माइनस 3 लाख, तो ये आपका आ गया 9 लाख रुपए का सीओजीएस। और सेल कितने का है हमारे पास? आरएफओ कितने का है बताओ? टोटल सेल कितने का है? 12 लाख। तो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालते समय सीओजीएस निकाला प्लस ऑपरेटिंग खर्चा, ऑपरेटिंग इनकम कुछ होगा तो घटा लेना, बार बार बता रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम कुछ अगर रहा तो घटा लेना। ये ध्यान रखना क्यों घटा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं है, डिवाइड बाई आरएफओ। तो ये बताओ सीओजीएस मेरा तुम बता रहे हो कि 9 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है बोलो? ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 80 और 40 का, 80,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस है और ये 40,000 का। नीचे लॉस बाई फायर भी दिया हुआ है, तो वो नहीं लेंगे। रितेश क्यों नहीं लेंगे? नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस है, नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस है। क्या है ठीक से बोलो? वही है, नींद अभी खुला नहीं है। नॉन प्रॉफिट बोलते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं? तो यहां उसको नहीं लेगा, वह सुबह सुबह डांट खाते हैं। 12 लाख रुपए का हमारा आरएफओ है, कितना आ गया बताओ? 8 4 12, 10 लाख 20,000, 10 लाख 20,000 डिवाइड बाई 12 लाख, हाउ मच? इंटू 85%। ये तो और घटिया कर दिया, 85%, 15% का प्रॉफिट करेगा, अभी बहुत सारे लॉस खाएगा, पक्का लॉस खाएगा। नीचे हिंट लिखा है क्या तुम्हारे शीट में? हिंट लिखा है कुछ? क्या लिखा है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, और माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न कर अगर रहा तो घटा देते हैं। हमें तो हमेशा आरएफओ नेट आरएफओ देखना है ना, कि कितने का सेल किया हमने। हाँ जी, आइए 81 नंबर में, 81 नंबर क्वेश्चन में आपको पीएल का दर्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब इस पीएल के दर्शन से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसमें पूरा पीएल पड़ा हुआ है, और इस पीएल से हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकालेंगे। देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बच्चे पहला चीज तो आपको मिल गया, सेल मिल गया ना,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मिल गया, यानी ये जो नीचे बैठाओगे ये चीज तो आपको मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। अदर इनकम 20,000 रुपए का है और अदर इनकम का कोई हमें काम ही नहीं है, क्योंकि अदर इनकम हमें जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अदर इनकम में अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई डिटेल नहीं है तो प्लीज इग्नोर। आगे ये कह रहे हैं टोटल, ऐसे ही पीएल बनता है इसका, देख लो पीएल कैसे बनता है। अभी हम लोग फाइनल अकाउंट में फिर से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पीएल देखते चलो ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पीएल स्टेटमेंट ये बनाते कैसे हैं। तो कह रहे हैं कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से ये एक इनकम हो गया मेन बड़ा इनकम, उसके साथ अदर इनकम जोड़ देते हैं, और अदर इनकम जोड़ने के बाद में टोटल इनकम निकल गया, मतलब 24,20,000 रुपए का इस बार कंपनी ने टोटल इनकम किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। इसमें अब खर्चे में देखो, एक्सपेंसेस जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब परचेज है, ओपनिंग स्टॉक जुड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा है। हमें सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस निकालने के लिए क्या क्या लोगे, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लोगे, मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का जो आपका चेंज इन फिनिश्ड गुड्स हुआ है वो ले लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। अच्छा आप ये ध्यान से समझो, दिमाग जैसे ही हमने कहा चेंज इन इन्वेंट्री लेना है कि नहीं लेना, सबका दिमाग कर ये क्यों ले रहे हैं। सीओजीएस जब आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है, अब कॉस्ट पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, वैसे हम समझा दे रहे हैं। फिर मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस न्यू परचेजेस और प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये किसका बता रहे हैं, केवल रॉ मटेरियल का। और फिर अब फिनिश गुड्स में जाओगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ये भी तो करोगे। सीओजीएस अब आप पूरा निकाल रहे हो तो सारा मटेरियल निकाल के आओगे ना, तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी को भी ले लेना, वर्क इन प्रोग्रेस को भी ले लेना। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप क्या मान रहे हैं, वेजेस वगैरह मान रहे हैं तो आएगा, और अगर आप इसको सैलरी वगैरह मान रहे हैं तो नहीं आएगा सीओजीएस में। खैर अभी यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाए, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिया हुआ है 2,82,000 का, मेरे ख्याल से ये वही है, वेजेस वगैरह है तो ले लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट यानी कि ये तो नहीं आएगा, फाइनेंस कॉस्ट तो आएगा नहीं। डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन आपके आएगा एक अदर एक्सपेंसेस में। आ जाओ अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज है, ऑफिस एक्सपेंसेस ही केवल आएगा है ना, और बाकी डोनेशन नहीं आएगा और लॉस बाय फायर भी नहीं आएगा। तो आइए फटाफट से आप मेरे को चीज निकाल के दिखाइए, हम लोग रेशियो निकालते हैं, सब चीज तो पकड़ में आ गया। चले क्या कह रहे हो, हाँ जी मौसम बताओ थोड़ा। हमारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 81, हमारे पास आरएफओ दे दिया हुआ है। आरएफओ कितने का दिया है, हट 24 लाख। भाई साहब धंधा किया इन्होंने, 24 लाख का धंधा कर लिया इन्होंने। अब निकालो सीओजीएस, सीओजीएस में क्या क्या जोड़ोगे बोलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है, 14 लाख। 14,10,000 रुपए हमने जोड़ा, प्लस कितना है चेंज इन इन्वेंट्री में कितना है, -30,000। तो ये 30,000 आप इसको घटा दीजिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को अगर डायरेक्ट मान रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2,82,000 रुपए इसमें जोड़ लो, 2,82,000 इसमें हमने जोड़ा। नेक्स्ट क्या करें, एम्प्लॉय डेप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन में 60,000, तो ये जोड़ेंगे भाई नहीं, ये तो ऑपरेटिंग खर्चे आ जाएंगे ना, तो ये आप सीओजीएस निकाल लो कितना आ गया, वो तो ऑपरेटिंग खर्चे का बात हो जाएगा। 16,62,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लोगे बताओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जोड़ लिए, डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन 60,000 का, और क्या है अदर एक्सपेंसेस में केवल ऑफिस एक्सपेंसेस 54,000 का। 54,000 का कितना हो गया, 6 5 11, 1,14,000। अब आप रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे बताओ, ये 16,62,000 ये, और 1,14,000 ये, और डिवाइड बाई 24 लाख और इनटू 100। अब बताइए आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, अप्रोक्सी की पूरा आ गया, चलो 74% का आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अगर यहाँ पे आपको चीज समझ में आ रही है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो पूरा ही आएगा। सीओजीएस में तो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट, अच्छा इसको हमने क्यों पूरा पूरा ले लिया, ये भी एक तरीका है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप जो ले रहे हो, अगर वो सीओजीएस में खाली हो तो वेजेस रहता है, और अगर सैलरी रहती तो नहीं लेते, लेकिन वो ऑपरेटिंग में तो आ ही जाता, इसलिए ले लिया। ठीक है ना, ठीक है, समझे कि नहीं बात को? इसमें ऐड हो जाएगा। अभी जब वहां पे हम लोग कर रहे थे, एक और में जगह सीओजीएस निकाल रहे थे ना, कौन से रेशियो में निकाल रहे थे सीओजीएस? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। तब उसमें हम नहीं निकाल रहे थे, तब उसमें हमको पता होना चाहिए था कि ये सैलरी है कि वेज है, क्योंकि सैलरी अगर होता तो हम नहीं जोड़ते थे। यहाँ पे बिना अंदाज से क्यों जोड़ ले, क्योंकि अगर इसमें सैलरी भी कुछ होगा तो अगर वो सीओजीएस नहीं है तो इसमें तो रहेगा ना, तो दोनों जोड़ना ही है। तो यहाँ को यहाँ भी जोड़ लेंगे, अगर ये सैलरी माने तो यहाँ जुड़ जाता है ना, तो आता ही पूरा। ठीक है ना, अच्छा आगे चलें। 82 नंबर में अब कुछ नई बात आती है तो हम बताते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। हाँ ये निकालो। क्यों हंस रहा है भाई मोहित, कुछ बात है क्या? कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, दौरे रहा दुश्मन जमाना हमारा। क्या कह रहे हैं सुनो, ऑपरेटिंग रेशियो 82 नंबर देख रहे हैं, कैलकुलेट सीओजीएस। तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। सब कुछ दिया हुआ है, आपको मिसिंग फिगर निकाल के दिखाना है। ट्राई करेंगे? चलो ट्राई करो भाई, इसको रोक दो थोड़ा सा, बच्चे ट्राई करेंगे सब। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो दे, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 30,000 का, सेलिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख का दिया है, सेल हमको दे दिया 7 लाख का। आओ जी, ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख का हमने बिठा दिया। 7,20,000। अच्छा 720 है, चलो भाई 7,20,000 का जो जो चीज दिया है बिठा देंगे, बाकी चीज निकल जाएगा। और इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो वही तो 720 कैसे तुम बोला तब? 7 लाख में से 40,000 घटेगा, 660 बचेगा। कैसे यार, 7 लाख का मेरे को दिख रहा है 720, तुम कैसे बोल रहे हैं? उसमें 7 लाख कर लो, अगर गलत है वहां 720 लिखा है तो गलत है, 7 लाख कर लो उसको। 6,60,000 रुपया यहाँ बचा। अगर वो सवाल में गलती है तो उसको ठीक कर लो, बुक में 7 लाख दिख रहा है। और यहाँ पे कितना है मेरे पास में रिटर्न 40,000 का है, तो 6,60,000 हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इन्होंने कहा है कि 50,000 रुपए है, तो भाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माने ऑपरेटिंग का पूरा खर्चा ये बता रहे हैं 50,000 रुपए। 30,000 प्लस 20,000 है, यानी कि हमने 50,000 लिख लिया। इंटू 100 इज इक्वल टू 90। सिंपली आप गणित करेंगे और बात कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 100 नीचे जाएगा और बाकी ये ऊपर चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ RFO प्लस 50,000 इज इक्वल टू 90 इंटू 6,60,000 डिवाइड बाई 100। तो 0 0 0 0 कट गया। कितना है मौसम ये? 9 6 54, 9 6 54 और 5 कितना आ रहा है? 5,94,000 माइनस 50,000। तो यहाँ पे कॉस्ट निकल गया। कॉस्ट ऑफ RFO कितना आया बच्चे बताओ? 5,45,000। इज इट करेक्ट? आया आपका आंसर? ठीक है, तो वो करेक्शन कर लेना, मौसम कर लेना अपने कॉपी शीट में। 7 लाख रुपया हो जाएगा। चलें जी आगे। तो 82 नंबर हो गया। अब एक नया रेशियो आएगा आपका, आ जाओ फिर से पीछे। एक एक रेशियो ऐसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, क्या मजा है, मजे ही मजे। अब हम लोग एक चौथा रेशियो पढ़ेंगे। बीच में एक रेशियो आ रहा है एनपी रेशियो। तो एनपी रेशियो को कुछ देर के लिए हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा चलो एनपी रेशियो ही पढ़ा देते हैं, पहले एनपी पढ़ा देते हैं। छोटा सा पार्ट है उसको, जैसे लाइन वाइज लिखा है वैसे लाइन वाइज ही पढ़ लेते हैं। हमको लगा उसके साथ करेक्शन कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे होता है? अब एक देखो, एक प्रॉफिट तो हमने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलता है सिंपली अगर हम कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर देते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम अगर कुछ हुआ रहता है तो उसको हम जोड़ लेते हैं,
और उतना जोड़ने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। हम भी कितना बकवास किए जा रहे हैं हमको पता है, क्योंकि सबको पता है नेट प्रॉफिट होता क्या है। तो नेट प्रॉफिट हमारे सेल का कितना मार्जिन है ये पता चलेगा। आप बताओ, अब प्रैक्टिकली आप सोचिए, आप धंधे करने हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, कितना नेट प्रॉफिट रहेगा तो हम ठीक ठाक मान लेंगे। एक धंधा किया हमने और डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे सारे सीओजीएस निकाल दिया, ऑपरेटिंग के खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ के सब कुछ कर लिया, पीएल बना लिया। कितना मार्जिन रहेगा तो हमारे मन में संतुष्टि होगा, हम पत्नी के लिए अपने गहने वहने खरीद पाएंगे। ये कह रहे हैं 15 से 20%। अगर साल में अगर हम 15 से 20% कमा रहे हैं, है ना, 15%, तो भाई धंधा ही क्यों कर रहे हो? पूछे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप धंधा ही क्यों कर रहे हो? आप सीधा सीधा इतना मगजमारी क्यों करोगे? ऑफिस खोलोगे, दुकान खोलोगे, लेन देन डूबा पैसा ये करोगे, इससे बढ़िया कोई गोल्ड वोल्ड खरीद लेना। उतने पैसे का 15% का ब्याज तो कोई भी दे देगा, है ना। बैंक वाले 15% ब्याज चार्ज कर देते हैं। तो अगर आप महीने का 1% 2% कमा रहे हैं और साल में 15% में आप खुश हैं, तो धंधा कहाँ खड़ा होगा जाकर के? घर की दाल रोटी चलेगी और कुछ नहीं होगा। तो कहानी बहुत टिकी रह जाएगी। इसलिए मार्जिन आपका कम से कम 30% से ऊपर तो होना ही चाहिए। 1/4 इनकम होना चाहिए मंथली का। और जो लोग उसमें आते हैं, शेयर वगैरह में भी आते हैं ना, उन लोग सोचते हैं कि हर दिन हर महीने हमको क्या करना है, 10% का कमाई कर लेना है। 1 लाख रुपए लगाए हैं तो कम से कम 10,000 रुपए इस महीने में 1 लाख रुपए लगा के कमा लेना है। और यही कमाई के कारण क्या होता है ना, डूबते हैं कि 10,000 रुपए कमा लेंगे, उछल कूद मचा देते हैं। भाई नॉर्मल धंधे में भी इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर 10,000 रुपया कहीं शेयर में लगा रहे हैं, शेयर में लगा रहे हैं, शेयर की बात बता रहे हैं, अगर महीने का 2-2.5 रुपया कमा रहे हैं तो आप अच्छे मार्जिन कमा रहे हैं, बुरा नहीं है। साल का 24-25% कमा रहे हैं, समझ में आया ना। तो इसलिए मरना नहीं है कि उसमें हम शेयर में घुसे हैं तो रातों रात वहां पे गुंडागर्दी नहीं चला देना है कि भाई 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख लगाया है और हर दिन 10,000 रुपये, हर महीने 10,000 रुपये का 10% का मार्जिन चाहिए। तो भाई 120% का मार्जिन, साल भर में पैसे डबल कर लोगे, डुबा दोगे। इसलिए ध्यान रखना कि इतना ज्यादा भागना भी नहीं है। 20-25% मार्जिन आ जाए हम संतुष्ट हैं। महीने में 2-2.5% कमा लिए बहुत है। मतलब अगर हमने 100 रुपया का धंधा किया है, 100 रुपया पूंजी लगाई है और अगर हम 2-2.5 रुपया भी कमा लिए हैं साल भर, महीने भर में, हम ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो एनपी रेशियो में ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप अभी आगे बढ़ के और 10 साल बाद आप धंधे में उतरेंगे। अब कितना आपके अंदर करेज है, गुस्सा है, जिद है कि हम धंधा करेंगे, वो आपको डिपेंड करता है। मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, किसी के पढ़ाने से कभी भी या किसी के बता देने से कभी भी कुछ नहीं होता है। हम अपने तरफ से लाख बता दें कि ये करना है, लेकिन जब तक आपके अंदर वो जिद नहीं आएगा कि हमको करके दिखाना है, तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे। प्यास का आनंद, जो पानी का आनंद है, वो कौन ले पाता है? जिसके अंदर बहुत तेजी से प्यास लगा हो। अब जबरदस्ती उसको है कि भाई नहीं प्यास है और जबरदस्ती हम पिला दें उसको पानी, कहेगा पीना ही नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो? तो वैसे ही जीवन है, हर तरफ ध्यान रखना कि अवसर मिलता तो सबको एक बराबर है, लेकिन किसके अंदर कितनी अच्छी त्वरा है। त्वरा का मतलब होता है प्यास कितनी अच्छी है, कितना तीव्र रहेगा, उतना अच्छा वो पी पाएगा और उतना अच्छा आनंद ले पाएगा। बाकी सब लोग जीवन को जी तो रहे हैं, बस ऐसे ही जी के खत्म कर देंगे। नेट प्रॉफिट में सिंपल है, नेट प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बाय सेल, हर चीज को हम किससे, प्रॉफिट निकालते समय हमेशा किससे तुलना करते हैं? सेल को। तो सेल से हम तुलना कर लेंगे कि इतने रुपए का अगर हमने सेल मारा है तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना, घर लेके कितने का है वही नेट प्रॉफिट होता है। आप इसको, इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। एक चैप्टर आएगा एक चैप्टर आएगा, बोलो कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम। आगे आपके एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम, फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ाएंगे आपको, शायद पढ़ा दे। तो इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर आएगा उसमें आपको इस चीज को और अच्छा समझाया जाएगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट वहां पे परिभाषा अलग होती है। नेट प्रॉफिट का मतलब वहां पे ये बताएंगे आप कितना रुपया घर लेके जाते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। कितने रुपए का, हमारे यहाँ तो नेट प्रॉफिट ये होता है, लेकिन उनके यहाँ इंश्योरेंस में थोड़े अलग तरीके से समझाएंगे। तो वहां पे इस बात को समझ में, इस वर्ड का मतलब समझ में आएंगे कि आप घर कितना लेके जाते हैं। ठीक है ना, वो नेट प्रॉफिट है। तो ठीक है, यहाँ पे हम जो नेट लेके जाएंगे वो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद ही तो हम घर ले जा पाएंगे, यानी मालिक अपने घर ले जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका पीएल स्टेटमेंट आगे बना है, एकदम लास्ट
पीबीटी निकलता है ना, पीएल स्टेटमेंट्स में आप क्या क्या निकलता है, पीबीटी निकलता है, उसमें से आप टैक्स भर देते, जो बचता है उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, और टैक्स के बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर कर देंगे तो आपका एनपी निकल जाएगा। ये तो छोटी बात है, इसमें कुछ हम नहीं बता रहे हैं यहाँ। आप फॉर्मूला जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां अपना फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई आरएफओ इनटू 100, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो निकाले थे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई आरएफओ इनटू 100, और नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं एनपी आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे एनपी कई ठो है, एक एनपी बिफोर टैक्स वाला है, एक आफ्टर टैक्स वाला है, एक और भी है वहां पे क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड के इंटरेस्ट के पहले वाला नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट के बाद वाला, तो वो सब नहीं, वहां पे लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सब कुछ काटने के बाद में जितना पैसा आप घर लेके जाएंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई आरएफओ और इंटू 100। चले आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया ना। अब एक नई रेशियो आ रही है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आप पढ़ के आए, अब एक नया रेशियो आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आगे आ जाओ एकदम, जहां पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बताएं, शुरू करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है धंधे का प्रॉफिट। ध्यान से सुनना मौसम, इस बात को मजेदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि धंधे का प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने एक रेशियो निकाल के आए हैं, अभी हमने एक रेशियो निकाला है कि सेल अगर मेरा 100 रुपए का हुआ है तो 70 रुपया मेरा ऑपरेटिंग का खर्चा है, इसको हम ऑपरेटिंग रेशियो मान के आए हैं, है ना। इसमें क्या क्या निकाल लिए थे, क्या क्या, 100 रुपए का अगर सेल है तो 100 रुपए का सेल है तो उसमें से सीधे सीधे हम ये बता दिए कि भाई 70 रुपया हमारा बनने का और ऑपरेटिंग का खर्चा है, इससे हमने निकाल लिया था, निकाल लिया। तो उसके बाद में हमने ये कहा था, अभी निकला था शायद लास्ट सवाल में आपके 74%, तो 74% खर्चा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, हमने क्या कहा था 100 रुपए का सेल है, उसमें से आपने बनने के खर्चे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिया, तो बचा 26%, वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एक तो तरीका ये है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो दो बोल देना कि भाई दोनों को जोड़ के एक हो जाता है, यानी 100%। तो अगर आपके पास में ऑपरेटिंग रेशियो 74% है, 70-74 रुपया आपने खर्चा निकाल दिया है, तो मार्जिन कितने परसेंट की है, 24% का या 26% का, जो भी आप बता रहे हैं, कैलकुलेशन गलत हुआ, 26% का। तो ये दोनों में एक रिलेशन है, तो ये एक तो हम निकाल लिए, तरीका हो गया कि भाई एक तरह अगर हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है तो हम उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो को हम कुछ देर के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो बोल सकते हैं, कुछ देर के लिए मोटे तौर पे, कि खर्चा इतना है मार्जिन इतना है, तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सवाल में 1 मार्क्स में पूछेगा, कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया और दे करके बोला ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग रेशियो आप निकाल लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए अप्रोप्रिएट कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे, 100 से घटा देना, ध्यान में रहेगा। तो अब आगे इनकी बात सुनो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है क्या चीज, हमने एक बताया नेट प्रॉफिट, एक बताया जीपी, अब एक नया प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग को बोलने से आप समझ जाते हैं धंधे का प्रॉफिट। तो धंधे के प्रॉफिट में ये क्या क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखो और डिवाइड बाई आरएफओ इनटू 100। हर चीज का सेल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी सेल से कंपेयर करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमने जितना जीपी कमाया है, ध्यान से सुनना, इस बात को पकड़ने की कोशिश करना, हमने जितना जीपी कमाया है उसमें जितना ऑपरेटिंग का खर्चा है वो निकाल दो, जितना ऑपरेटिंग का खर्चा है वो निकाल दो, तो बाकी कितना बच गया, नॉन ऑपरेटिंग रह गया उसके अंदर में, और जितना भी ऑपरेटिंग का इनकम है वो जोड़ लो। तो ऑपरेटिंग जैसे कमीशन वहां बोल रहे थे, तो वो कमीशन यहाँ पे घटा दिए थे, तो यहाँ जोड़ लो, ये भी तो इनकम आएगा आपके। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ लो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप पढ़ के आए क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम वहां पे होता है। इसका एक तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा देखना सवाल को, थोड़ा मेरे बच्चे थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम थोड़ा सा ना एक इसका कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, ये बुक में दिया होगा नहीं, कच्चे पक्के से दिया है, हम थोड़ा समझा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सिद्धिका, तुम ये बात बताओ मेरे बच्चे कि हमने ये समझा कि ये हमारा जीपी, ये हमारा ट्रेडिंग है, ठीक है, और ट्रेडिंग में हमने क्या निकाल लिया, यहां से जीपी निकाल लिया, और जीपी निकालने के बाद में हमारा यहाँ पे जीपी था और यहाँ पे बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जुड़ गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जुड़ गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ गए। यहां पे हमारे पास बहुत सारे खर्चे हैं, जिसमें कुछ खर्चे ऑपरेटिंग के हैं,
कुछ खर्चे ऑपरेटिंग के हैं, कुछ खर्चे नॉन ऑपरेटिंग के हैं, ठीक है। और यहां पे क्या बच गया बच्चा, एनपी, ठीक है। ऐसे ही होता है, कुछ गलत लिखे हैं क्या, हंस रहा है, बता दिया करो, हमको आता नहीं है यार गणित, तुमको हमको हंसते जा रहे पीछे से, तुम लोग पहले पढ़ के आता, हमको पता है पहले पढ़ के आता, सर बोलते सर आप देखिए खाली गणित करिए फिर हम आपको बताते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारा ट्रेडिंग है, और हम जहां गलत होंगे मेरे को बता देना भाई, हम पहले ही बता रहे मेरे को आता जाता नहीं है इसलिए बता रहे हैं। ये हमारा जीपी है ना, और हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग का प्रॉफिट, यानी ये वाला चीज तो किसी हाल में नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, तो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट में तो ये जुड़ेंगे ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो इसमें से भी हमें ध्यान रखना है कि भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है इनको आप क्या करोगे, नहीं लिखना है, लेकिन जो ऑपरेटिंग के खर्चे हैं अगर ये सारा, ऐसे समझो फिर से बता रहे हैं, ये हमारा जीपी एनपी निकल गया, जीपी निकल गया, इस जीपी में ये जोड़ना पड़ता है और ये घटाना पड़ता है, उसके बाद में हमारा एनपी आ जाता है। तो कह रहे हैं सब मत घटाओ, सब मत घटाओ, खाली क्या घटा दो, ऑपरेटिंग के जो खर्चे घटा दो, तो नॉन ऑपरेटिंग वाला इसी में रह गया, और ऑपरेटिंग का प्रॉफिट आ गया कि नहीं। अगर आप नॉन प्रॉफिट सारा घटा दिए, नॉन ऑपरेटिंग सारा घटा दिए, सॉरी ऑपरेटिंग वाला सारा अगर घटा दिए खर्चे, तो जो नॉन ऑपरेटिंग वाला रह गया वो तो इसी में रह गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये हमने जोड़ा ही नहीं है, तो इसको तो अभी कुछ देर के लिए मना ही कर दो कि भाई हमारे पास जीपी है और इसमें से बहुत सारे खर्चे माइनस होते हैं, खर्चों में कुछ ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो अगर हम ऑपरेटिंग वाला खर्चा घटा दें, है ना, और ऑपरेटिंग वाला खर्चा घटा देंगे और ऑपरेटिंग वाले इनकम जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया। एक तरीका और भी है, देखो यहाँ पे अगर ये समझे कि यहाँ पे मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ा हुआ है, अगर हम एनपी से निकालना चाहें तो एनपी में क्या है, जीपी के साथ ये सारा जुड़ा हुआ है, तो ये सारा हमको घटाना पड़ जाएगा, और यहां पे ऑपरेटिंग के खर्चे जुड़े पड़े हैं ना, जो घटे हैं, और नॉन ऑपरेटिंग वाले भी घटे हैं, तो ऑपरेटिंग वाला अगर रिवर्स कर देंगे तो भी तो आ जाएगा। मतलब एक तरीका रास्ता हमारे पास जीपी की तरफ से निकालने का तरीका रास्ता है, एक तरफ हमारा एनपी की तरफ से निकालने का रास्ता है। तो सवाल में अगर एनपी की तरफ से दिया है तो हमको रिवर्स जाना पड़ेगा, जैसे कैश फ्लो में गए थे, और जीपी की तरफ से दिया है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नियम क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर आपके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो जीपी जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से ऑपरेटिंग खर्चे घटा दो, ऑपरेटिंग खर्चे घटा दो और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ लो। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम आपका हुआ है जैसे कमीशन वमीशन, उसको जोड़ लो। तो ऑपरेटिंग का खर्चा घटाते ही तो आपका जो इनकम आएगा वो धंधे का इनकम आ जाएगा और वही ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसके तरफ से जाएंगे तो एनपी की तरफ से जाएंगे तो वो अभी हम लोग सवाल में आएंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिखिए, आप मेरे साथ एक फॉर्मूला लिखिए, अभी हम वहां आएंगे सवाल में आपको दिखेगा। आप लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गर्मी लग रही है यार, तुम लोग तो पंखा भी नहीं चलाने दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ। ओ 2 बार लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक तरीका ये बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो आया है वो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में जो है इसमें से क्या माइनस करेंगे, खर्चे अगर बचा निकाल दें, ऑपरेटिंग का खर्चा सारा हम घटा दें। हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ा था, हमने खाली ऑपरेटिंग के खर्चे घटा दिए। अब उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग का इनकम है तो उसको हमने जोड़ दिया, ऑपरेटिंग इनकम को अगर हमने जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। रेशियो कैसे निकलेगा, इसका रेशियो निकलेगा, आपको यहां लिख देते हैं क्योंकि अभी एक और लिखना है। रेशियो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई आरएफओ और इनटू 100, ये निकल गया। आइए इस तरफ थोड़ा दिखाओ तो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, इसमें से अगर हम लोग ऑपरेटिंग का खर्चा घटा दें, यानी धंधे का खर्चा कितना घटा दिया और धंधे का इनकम जितना जोड़ लिया, बाकी नॉन धंधे वाला अभी कुछ सोचा ही नहीं है, खाली ऑपरेटिंग में निकाल दिया, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव दे रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव बता रहे हैं, लिस्ट में लिखा है आपके। ऑपरेटिंग इनकम में क्या बोल रहे हैं कि
ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव है, तो अब जोड़ लेना। आगे सुनो ये कह रहे नीचे देखो, अब ये मेन लाइन है आपका, एनपी की तरफ से कैसे जाएंगे वो भी दिखाएंगे। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट सच एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेड, यानी जो धंधे के नहीं नॉन ऑपरेटिंग है उसको मत घटाना, उसको हटा दोगे तो जीपी एनपी आ जाएगा, तो वो नहीं घटाना है। केवल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द जीपी सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ करंट एसेट, लॉस बाय फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड डिवेंचर। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, धंधे की इनकम नहीं है, उसको जोड़ना भी नहीं, सच एज नॉट एडेड इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट। यानी शुद्ध शुद्ध हम खाली जानना चाहते हैं कि हमारे धंधे से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जीपी के बाद में आप क्या करना है, सीधे सीधे उसमें से ऑपरेटिंग का कोई इनकम है तो जोड़ लो, और ऑपरेटिंग का इनकम अगर है तो जोड़ लो, और ऑपरेटिंग का एक्सपेंसेस घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑपरेशन से आपने कितनी प्रॉफिट कमाई है। ठीक है ना। इसका दूसरा फॉल बोल रहे हैं, नीचे देखो नोट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जीपी है तो आप ऊपर से जोड़ जोड़ के जो जो चीज था घटा लिए, जोड़ लिए, निकल गए। लेकिन अगर कहता है कि अगर हम एनपी दिया रहे तो हमें बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पीएल पूरा बन चुका है। अब उसमें से क्या करना चाहता है, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इफ द नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या कहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें जोड़ लो, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यही चीज हम बता रहे थे, सुनो ध्यान से यहां पे ये बता रहे थे कि पीएल में आपके पास जीपी था, यहाँ पे ऑपरेशन खर्चे और नॉन ऑपरेशन के खर्चे हैं, और ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे के बाद में आपका एनपी आया, और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है भाई, ये झूठ मूठ का आपने जोड़ रखा है, ये तो हमारा ऑपरेटिंग का प्रॉफिट है ही नहीं, और आ गया इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें ये जुड़ा और ये घटा तो ये आया। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहां से इंफॉर्मेशन है तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो जबरदस्ती इसमें जुड़ा हुआ है इसको आप माइनस कर दो। तो वही देखो यहां लिखा है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस कर दो, और यहां पे आपका ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों खर्चा चार्ज हुआ है, तो हमें तो केवल ऑपरेटिंग चार्ज करना है, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग को क्या करो, एड बैक कर लो। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। हम फिर से समझा दे रहे, समझो। अगर हमारे पास जीपी है तो जीपी में सिंपली हम क्या किया, ऑपरेटिंग खर्चा घटाओ और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ो, बात बन गई। लेकिन अगर एनपी से निकालना है, अब यहां पहुंच गए, ये पहुंचे कैसे होंगे, ये 1 नंबर रहा होगा, इसके साथ ये 2 नंबर जुड़ा होगा, और ये 3 नंबर और 4 नंबर घटा होगा, तब जाके निकला होगा। और हमें यहां से पहुंचना है ऑपरेटिंग में, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जबरदस्ती जुड़ा पड़ा हुआ है, तो इसको निकालो। और इसमें 2 खर्चे चार्ज हो गए हैं, एक ऑपरेटिंग का, एक नॉन ऑपरेटिंग का। हमें ऑपरेटिंग का ही खर्चा निकालना था, यानी नॉन ऑपरेटिंग जो चार्ज हुआ उसको एड बैक कर लेंगे, बात बन जाएगी। तो यहां पे एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ भाई। नेट प्रॉफिट, हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट से जाएंगे तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उनको आप माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या चीज माइनस कर दोगे, और क्या ऐड बैक करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप मन कर दोगे। फिर से एक बार समझा देते हैं इसको, आप थोड़े से अच्छे से समझिए। ये दिमाग में अगर बैठ गया तो बहुत सरल है मेरे को ये बताओ, ये आपका पीएल है, ये आपका जीपी है, अभी हम ऊपर से फ्रेश जीपी केवल लेके आए हैं। इसमें केवल ये वाला तो समझ गए थे ना, ये फिर से इसको बताएं, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो जो बचा वो सब ऑपरेटिंग का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर उल्टे तरफ से जाएंगे तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐड हुआ होगा ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये तो जुड़ना ही चाहिए। अच्छा, अगर इसमें कुछ ऐड हुआ होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी जुड़ा होगा। इतना जुड़ने के बाद हमारी नेट प्रॉफिट आई होगी, और इसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग खर्चे घटाए होंगे, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे घटाए होंगे, तब हमारा पहुंचेंगे एनपी। यही बात है ना, हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी धंधे का प्रॉफिट कितना है। तो ये देखो उल्टा रिलेशन, एनपी है,
इनमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है खाली यही तो एक्स्ट्रा है, ये तो जुड़ना ही है। तो ये एक्स्ट्रा इसको हमने क्या कर दिया, एड बैक है तो इसको हमने हटाने के लिए माइनस कर दिया। और इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो घटना ही है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा है, इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घट गया है, इसको आप एड बैक कर लोगे तो वहां पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? तो ये दो तरीके से निकल सकता है। आपका पहला फॉर्मूला ये है जीपी की तरफ से और ये फॉर्मूला है एनपी की तरफ से। ओके, आज यहीं तक करेंगे, लेकिन पहले इस पे सवाल करेंगे। आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए आप अच्छे तरीके से, जो आपके बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें आप अच्छे से बिठा लो इसको। ये चीज तो लिखा ही हुआ है, केवल ये वाला फॉर्मूला बैठा लो, ठीक है? ये वाला लिखा है ना बुक आपके उसमें शीट में, हाँ जी। तो अब यहां कह रहे हैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इधर दिखाना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देने से हमारे पता चल जाएगा कि भाई कि ऑपरेशन से, वहां पे हमने देखा था कि कितना खर्चा आ रहा था और कितना मार्जिन आ रहा है। और एक बात नोट में हमने शायद लिखा है या लिखना पड़ेगा आपको, नोट में लिखा है ना ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम टोटल कितना होता है, 100%। ये लिखा है, शीट में लिखा है ना, तो बस ठीक है। तो आइए सवाल पे आ जाइए, आप फिर से आ जाइए, पीछे आओ। पीछे कितना नंबर सवाल तक हो गया, 82 से 83 आप निकाल के दिखाइए भैया। 83 नंबर आजकल आखिरी सवाल कर रहे हैं, इसके बाद होमवर्क देंगे, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। हाँ क्या रे, इतना दुखी टाइप का बोलता है सर, बोल। सो के भी बात कर लेता है ये, बोला हमको सर एक हेल्प कर देंगे, बोले हाँ, बोले सुबह उठा देंगे। हम बोले हाँ ठीक है भाई उठा देंगे। हाँ तो हम दवा खा लिए थे, हम क्या करें। अब तुम बार बार इस बात को क्यों दिखा रहे हो कि हाँ आप सो गए थे। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। अगर ऑपरेटिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहा तब क्या करोगे, एनपी की तरफ से दिया रहा था, तो दोनों तरीके से आपको जानना चाहिए ना, तो इसलिए कर पाएंगे। इसको लिख लिया, अच्छा फॉर्मूला में इसको लिख लेना आपने। फॉर्मूला में केवल ये नीचे वाली बात लिखनी है, बाकी सब तो हो ही गया। एक क्वेश्चन करके विदा करते हैं, मैनू विदा करो। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83 में ये लिख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए और एनपी रेशियो निकालिए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्या दे रहे हैं, ये 83 नंबर क्वेश्चन में हमें आरएफओ दे रहे हैं। इसका तो जरूरत हमें लगना ही है दोनों रेशियो के लिए। 8,30,000 और रिटर्न है 30,000 का, तो 8 लाख रुपया, ठीक है ना। 8,30,000 का सेल मारा हमने, जिसमें 30,000 का रिटर्न आ गया, तो ये हमारे पास 8 लाख का। सीओजीएस मेरे पास 5 लाख का, जियो बहुत अच्छे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इन्होंने दे दिया कितने का, 5 लाख रुपए का। अच्छा बच्चे आगे क्या कह रहे हैं, ऑफिस का खर्चा इतना, सेलिंग एक्सपेंसेस इतना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म है। लॉस बाय एक्सीडेंट नहीं लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम है, नहीं लेंगे। तो आप मेरे को बताओ क्या रेशियो पहले निकालना चाहते हो, पहले रेशियो कौन सा निकालना चाहते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बोलो मुन्ना भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई आरएफओ इनटू 100। तो भाई आरएफओ तो आपको पता है कितने का, 8 लाख का। आप मेरे को ये बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हाँ देखो इतने का सेल है, इतने का कॉस्ट है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जीपी। जीपी कितने का निकला बच्चा, 8 लाख का सेल, 5 लाख का माल बना, यानी 3 लाख रुपए का तो मेरा सीओजीएस आ गया। तो ये 3 लाख रुपए तो तुम्हारा सीओजीएस आ गया। आगे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, कौन सा बताओ, हमको तो दो ही दिख रहा है, 40 और 18। तो 40,000 रुपया ऑपरेटिंग का खर्चा है, 40,000 रुपया ये घटा दिए, 18,000 और खर्चा है। ऑपरेटिंग इनकम कुछ है, ऑपरेटिंग इनकम कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो उसको छोड़ दें। चलो ये हो गया, कितना हो गया, 3 में से 58 चला गया, 2,42,000 बच्चा बता रहा है। और नीचे 8 लाख का है, इंटू 100 और इंटू 100 कितना आ गया भाई, 30.25, ठीक है। अब यहीं से अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछ ले तो 100 से माइनस कर दोगे, है ना। तो ये एक दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ध्यान रखना, जैसे ड्रिल के डिब्बे इंटरकनेक्टेड होते हैं। आ गया। एनपी रेशियो निकालेंगे, इधर दिखाना थोड़ा सा, एनपी इधर निकाल लेते हैं। एनपी रेशियो कैसे निकलता है बच्चे बताओ, एनपी बाई आरएफओ ना,
एनपी बाई आरएफओ इंटू 100, इसमें तो सब घटेगा, इसमें तो सब घटेगा खर्चा। तो जीपी कितना है बताओ, जीपी मेरे पास में कितना है 3 लाख, उसमें से सारा खर्चा माइनस करवाओ। 3 लाख रुपए का जीपी है, उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या आ रहे हैं बताओ, 40, 18, 12 और ये सब घटेगा ना, 40, 18, 12, 24, कितना हो गया टोटल, 40,000, 18,000, 12,000 और 24,000, कितना हो गया 84। और इनकम कितना दिखा रहा है, अदर इनकम बोल करके कितना दिखा रहा है 10,000, तो ये हमने जोड़ लिया। मौसम समझी हो, ये 94 है, तो 94 और प्लस 10 वो 84 ही आ जाएगा। और आरएफओ मेरा 8 लाख का हुआ है, तो 3 लाख में से आप 84,000 घटा दो, कितना हो रहा है 218, 216, 2,16,000 डिवाइड बाई 8 लाख और इंटू 100 कितना आ गया 27%। आई होप समझ में आया। यहाँ लाइन खींच दें, अच्छा कह रहे हम लाइन खींच दीजिए, लो भाई लाइन खींच दे। तुम्हारा घर में कमरा अलग है क्या एक तो है, तभी तुमको शौक है, मेरा अलग करिए, ठीक है। चलो ये बन गया, समझ में आया, तो सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त है सब भेज देगा। तो अभी आपका होमवर्क दिखाओगे, शीट बच्चा कहां तक है। अब खाली इसमें हम लोग कितने रेशियो पढ़ लिए, एक बार मेरे को बताओ मौसम कितना रेशियो पढ़ लिए इसमें, 4। अब 3 रेशियो बचे हैं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 या 15 मिनट का काम बाकी है। तो ये अगले दिन आपका रेशियो खत्म होगा और अगले दिन हम कॉमन कॉम्पिटिटिव पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है ना। छोटा चैप्टर खत्म कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन आपको एक शीट मिलेगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, क्लास में ही करके खत्म करेंगे। अगले दिन हम लोग इस रेशियो को खत्म करेंगे फर्स्ट हाफ में आधे घंटे के अंदर, और 1 घंटा या पौना घंटा जो भी बचेगा अपने पास, उसमें हम लोग कॉम्परेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी वो भी एक हमारा एनालिसिस का पार्ट है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। अच्छा सबको होमवर्क बताना भूल गए थे, ठीक है। मौसम बड़ा हंसती भाई मेरे पर, कहती आप जैसा बेवकूफ इंसान हमने देखा नहीं है। ठीक है भाई, कुछ दिन और छोड़ लो, इस बेवकूफ को और झेल लो। आप ना बना के आएंगे बच्चे मेरे पास 85, 86 तक हो जाएगा, 86 तक हो जाएगा। ईपीएस वगैरह निकालना अगले दिन सीखेंगे हम लोग, आरओआई पे से गियरिंग रेशियो, ये सब अगले दिन सीखेंगे। हाँ तो बस ये आप यहाँ तक, पीछे का जिनका छूट गया है वो पीछे का वीडियो देखेंगे, ज्यादा होमवर्क है नहीं, लेकिन वीडियो देख के उसको कंप्लीट करने। अब फाइनल, बाय बाय, टाटा।